नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। पिछले कई चुनावों से राजनीति के इतिहास में, विश्लेषणों के इतिहास में इंटॉक एक इतिहास रच चुका है। इंटॉक हर चुनाव में आपको ये बता देता है कि इसकी सरकार बनने जा रही है। राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनलों में इंटॉक गिना जाता है। तो आज 2024 की रणभूमि जब अपने अंतिम पेजों में पहुंच चुका है, तब हमारा अनुमान क्या कहता है उस पर भी हम बताएंगे। साथ में आज का जो हमारा वीडियो विश्लेषण है वो किन विषयों पर है वो बता देते हैं आपको। ये वीडियो विश्लेषण अगर आपने देख लिया तो 2024 की रणभूमि को बेहतर ढंग से समझ जाइएगा। वैसे 2024 की रणभूमि का मेरा बुक भी है, जिसमें 2024 से 2029 तक देश के सियासत में कौन से बड़े फैसले होंगे उस विषय पर मैंने उस किताब को लिखा, और वो किताब भी आप चाहे तो मंगवा सकते हैं। लेकिन चलिए साथियों, उस किताब अगर आप वो किताब मंगवाना चाहते हैं तो शशिकांत कुमार अमेजोन पर और फ्लिपकार्ट पर सर्च करना होगा। ई बुक में भी वो बुक उपलब्ध है। लेकिन आज की हम शुरुआत, आज जो हम जिन खबरों का एनालिसिस करने जा रहे हैं उन खबरों के बारे में बता देते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश और बिहार पर भी चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार वही दो राज्य है जहां से सीधे तौर पर आप कह सकते हैं दिल्ली का रास्ता खुल जाता है। यूपी के पास 80 सीटें हैं, बिहार के पास 40 सीटें हैं। इसके साथ ही दूसरा मुद्दा जो है, जेपी नड्डा ने जो आरएसएस पर बयान दिया, क्या संघ और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। और तीसरा विषय जो आज का हमारा है, बंगाल में ओबीसी समाज का जो आरक्षण है वो मुस्लिमों को दे दिया गया। इस विषय पर भी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन आज की शुरुआत एक कविता से हम करना चाहते हैं। याचना नहीं अब रण हो, जीवन में जय या मरण होगा। इस कविता का सीधे शब्दों में अगर आप समझिए तो परिस्थिति करो या मरो की है। इस समय देश के विपक्षी दल हो या जो सत्ता में है, दोनों के लिए यह परिस्थिति है। विपक्षी दल को अगर इस बार सत्ता नहीं मिलता है तो मेरा ही वीडियो है 2023 पर, 2023 में मैंने बनाया था, उस वीडियो को देख लीजिएगा। विपक्ष पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और 2029 में ये विपक्ष शायद ही खड़ा हो पाएगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 2024 का जो ये रणभूमि है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केजरीवाल का एक बयान है, वो सुन लीजिएगा कि अगर बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई तो देश के ज़्यादातर विपक्षी नेता जेल के अंदर पहुंच जाएगा। मतलब समझ सकते हैं कि ये जो चुनाव है विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा है, ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा विपक्ष का दावा है। लेकिन उस सब के बीच में उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दो राज्य जो कि देश के सियासत में महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार वो राज्य है जहां से दिल्ली का सत्ता तय हो जाता है, और बिहार उत्तर प्रदेश जो कह रहा है वो 2024 की राजनीति में सबसे अहम होने जा रहा है, बिहार उत्तर प्रदेश की सियासत। वैसे शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि जो वोटिंग है वो पिछले साल से कम हुई है, लेकिन अब जो लेटेस्ट आंकड़ा इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया कि वोटिंग प्रतिशत चौथे और पाँचवें पेज में बढ़ गया है, घटा नहीं है। छठा पेज का वोटिंग अब से कुछ घंटों के बाद है, तो छठे पेज के वोटिंग में क्या आंकड़ा आता है उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त साथियों देश की सियासत जब एक महत्वपूर्ण पॉइंट में आपसे करीबन आप कह सकते हैं कि 10 दिनों के बाद नई सरकार चुनी जाएगी, 4 जून को नया सरकार चुन लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले सियासत किस दिशा में चल रहा है ये जानना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में पिछले बार बीजेपी को या एनडीए को कह सकते हैं 62 सीटें आए था। 2024 की रणभूमि में उत्तर प्रदेश के कितनी सीटें आएगा ये जानना जरूरी है, और आज हम आपको ये बताने की कोशिश भी करेंगे। बिहार की बात करें तो पिछले बार बिहार में जो सीटों की संख्या था वो करीब 39 था। ये केवल एक सीट विपक्ष को मिला था, वो किशनगंज का सीट मिला था। और टोटल अगर सीटों को जोड़ दे बिहार उत्तर प्रदेश से तो नरेंद्र मोदी का जो बीजेपी है, नरेंद्र मोदी का जो मैजिक है, वो उत्तर प्रदेश और बिहार का ये किला को जीत लिया था। उत्तर प्रदेश और बिहार के 120 सीटों में 102 सीटें 2019 की रणभूमि में नरेंद्र मोदी जीत चुके थे। 102 सीटें जीतना मामूली बात नहीं है साथियों। लेकिन 24 में क्या नरेंद्र मोदी ये करने जा रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी 2024 में इससे ज़्यादा सीटें जीत सकते हैं? उत्तर प्रदेश में स्थिति संभालने योग्य है। उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि सीटों की संख्या बढ़ जाए,
वैसे आप कई विश्लेषकों को सुनते होंगे जो ये कहता हो कि उत्तर प्रदेश में सीटें घट रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें घट नहीं रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें बढ़ रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि यूपी में 80 में से 80 सीटें बीजेपी जीत जाए, अगर बीजेपी अपने वोट शेयर को पिछले बार जितना वोट शेयर बीजेपी का आया था उसमें से करीबन 6% अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी वोट शेयर को बढ़ा देता है तो बीजेपी चुनाव उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर सीटों पर जीत जाएगा। लेकिन आपको ये बता देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है, बीजेपी कम से कम 70 सीटें पर उत्तर प्रदेश में पहुंच जाएगा या फिर बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। 62 सीटें तो बीजेपी रिटर्न कर देगा। लेकिन हो सकता है कि बीजेपी कुछ मौजूदा सीटें, आपको ये बता देना चाहते हैं कि बीजेपी के कई सीट उत्तर प्रदेश में फंसी हुई है। इन सीटों पर जीत और हार का जो अंतर है वो ज़्यादा वोटों का नहीं है। हो सकता है कि उन्हीं सीटों पर 4 जून को जब नतीजे आए तो आपको ऐसा लगे कि उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन जब अंतिम परिणाम सामने आएगा तब कहानी पलट चुकी होगी। तब बीजेपी कम से कम 70 सीटें उत्तर प्रदेश से जीत गया हो। बिहार आते हैं। बिहार वो राज्य है जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और बिहार में क्या होने जा रहा है, बिहार में टोटल 40 सीटें हैं। वैसे कोई एग्जिट पोल हम जारी नहीं कर सकते, हम बस अनुमान बता रहे हैं, क्योंकि 1 जून को ही एग्जिट पोल बता सकते हैं। जो बिहार की सियासत है, जो बिहार की सीटों, बिहार की जो सियासत है, बिहार की राजनीति है, उसे समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार में इस बार तेजस्वी यादव मजबूत है। तो तेजस्वी यादव एक ऐसे चेहरा के तौर पर उभर रहे हैं जो शायद नीतीश कुमार के लिए मुश्किल हो रही है। जहां से जेडीयू लड़ रही है, जहां से एलजेपी लड़ रही है, वहां पर मुश्किलें ज़्यादा हो रही है। यानी एलजेपी का मतलब है चिराग पासवान का पार्टी। चिराग पासवान के पार्टी को कई सीटों पर मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो चिराग पासवान का सीट है ना हाजीपुर, उसे चिराग पासवान बड़ा आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन हो सकता है कि चिराग पासवान को अगर कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तो वो जमुई का सीट है। जमुई में चिराग पासवान के लिए रास्ता कठिन है और वहाँ से हो सकता है आरजेडी का कैंडिडेट है वो निकल जाए। इसी तरह से अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी को इस बार बिहार में 2 या 3 सीटें मिल सकती है और कई सीटों पर क्लोज फाइट जो कांग्रेस लड़ रही है वहां आपको देखने को कई सीटें ऐसी बिहार में करीबन, आपको भी बता देना चाहते हैं कि बिहार में करीबन 15 से 17 सीटें ऐसी है जहां पर आपको क्लोज फाइट देखने को मिलेगा, जहां जीत है या हार का अंतर आपको ज़्यादा वोटों में नहीं दिखेगा। ये सीटें बहुत महत्वपूर्ण सीटें होंगी जहाँ से आरजेडी भी लड़ रही है, वो सीटें क्लोज फाइट हो सकता है। जब बिहार पर आते हैं, पिछली बार बिहार ने 40 में से 39 दिया, उत्तर प्रदेश ने 80 में से 62 सीट दिया। अगर दोनों को मिला दे तो 102 हो जाता है। क्या ये 102 का आंकड़ा नरेंद्र मोदी फिर से पूरा करने जा रहे हैं? तो इस बार की बात करें तो बिहार उत्तर प्रदेश, बिहार से जो नरेंद्र मोदी को नुकसान है वो 5 या 10 सीटों का नुकसान है। वहीं उत्तर प्रदेश में नुकसान नहीं होने की संभावना, उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी को फ़ायदा होने का संभावना है। लेकिन जो हिंदी पट्टी राज्य है, जो हिंदुत्व की भूमि है, यहाँ से अगर कुछ सीटों का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई बीजेपी इस बार दक्षिण के राज्यों से कर लेगा। दक्षिण में इस बार बीजेपी को करीबन 30 से 40 सीटें मिल रहा है। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है बीजेपी को? तो समस्या आ रही है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में। यहाँ बीजेपी को, दिल्ली की बात करें तो 7 लोकसभा सीटों में 2 या 3 लोकसभा सीटों में दिल्ली में नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जब हरियाणा पे आते हैं तो हरियाणा में करीबन 5 से 6 सीटों का नुकसान आप समझ लीजिए कि हरियाणा में होने जा रहा है। पंजाब में बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। अगर पंजाब से बीजेपी को 2 सीटें या 3 सीटें भी आ जाता है तो बहुत बड़ी बात है, उस समय जब किसान आंदोलन चल रहा है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि पंजाब में बीजेपी को 1 या 2 सीटें आ सकता है। दक्षिण का जो दरवाज़ा है इस बार नरेंद्र मोदी के लिए खुल गया है और दक्षिण से जो सीटों की संख्या बढ़ेगी वो 30 से 40 होगा। दक्षिण में इस बार बीजेपी की सीटों की संख्या 30 से 40 हो सकता है। मतलब ये क्या समझ लीजिए कि जो हिंदी पट्टी के राज्यों में जो नुकसान हो सकता है, उत्तर भारत के राज्यों में जो नुकसान हो सकता है, उसकी भरपाई दक्षिण के राज्यों में कहीं ना कहीं उसकी भरपाई दक्षिण के राज्यों से होने जा रहा है। इसके साथ ही गुजरात में जो है करीबन 10% वोटिंग कम हुई। लेकिन आपको ये बता देना चाहते हैं कि गुजरात में बीजेपी के लिए कोई मुश्किल नहीं है।
गुजरात में कम से कम 4 से 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर हो सकता है आपको क्लोज फाइट देखने को मिले और जहां पर आपको टक्कर देखने को मिले। दिल्ली में भी, दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर आपको 7 सीटों पर टक्कर देखने को मिलेगा, लेकिन एंड में बीजेपी के पक्ष में, नरेंद्र मोदी के पक्ष में माहौल बनते दिखेगा। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहा है और 2024 की रणभूमि जो अब अंतिम पेजों में पहुंच चुकी है और 2024 की रणभूमि में अब तक जो है 428 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुका है। छठे पेज में 58 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होने जा रहा है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी रिटर्न होने जा रहे हैं या नरेंद्र मोदी रिटर्न नहीं होने जा रहे, इस सवाल का क्या जवाब है? तो इस सवाल का जवाब मैं आपको 1 जून को दूंगा। 1 जून को मैं लाइव रहूंगा और उस दिन बाकी चैनलों का भी एग्जिट पोल दिखाएंगे और इंटॉक का जो अपना एग्जिट पोल है, इंटॉक का जो अपना अनुमान है, वो भी बताएंगे कि कितनी सीटें आ सकता है। अगर हम वोट प्रतिशत के बारे में आपको बता देना चाहते हैं कि पहले 5 पेजों में वोटिंग का जो आंकड़ा रहा, वो जो लेटेस्ट आंकड़ा इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया, पहले पेज में 3% कम हुआ, सेकंड पेज में 4%, थर्ड पेज में 1% कम हुआ, चौथा पेज जो था उसमें जो वोटिंग का आंकड़ा था वो बढ़ गया और 5वां पेज में भी वोटिंग का आंकड़ा बढ़ गया। दूसरे खबर पर आते हैं और ये खबर भी महत्वपूर्ण है और ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जेपी नड्डा ने ऐसा बयान दे दिया जो कि देश की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। आज जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में ये दावा किया, अब बीजेपी को आरएसएस का जरूरत नहीं है। संघ और बीजेपी के बीच क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच वाकई स्थिति अब सामान्य नहीं रही है? क्योंकि जेपी नड्डा का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए कई पत्रकारों ने यह दावा किया कि संघ प्रमुख से मिलने के लिए जब नरेंद्र मोदी गए तो संघ प्रमुख नरेंद्र मोदी से मिले ही नहीं। ऐसे दावे भी कई पत्रकार कर रहे हैं, लेकिन उन दावों की पुष्टि हम नहीं करते हैं। लेकिन जेपी नड्डा का यह बयान काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप संघ की जरूरत बीजेपी को नहीं है। बताते चले कि जेपी नड्डा का यह बयान सियासत में भूकंप लाने के लिए काफ़ी था, जिसके बाद जेपी नड्डा के इस बयान के बाद जो है राजनाथ सिंह भी सामने आए और वो संघ और बीजेपी के बीच जो परिस्थिति बिगड़ने वाले थे उसे संभालने की कोशिश की। लेकिन आरएसएस के बारे में आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि आरएसएस व्यक्ति पूजा पर यकीन नहीं करता है। लेकिन आज के समय में बीजेपी में हो ये रहा है कि एक ही व्यक्ति का पूजा किया जा रहा है, एक ही व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक ही व्यक्ति पर पूरा पार्टी निर्भर हो चुका है। आज के दौर में बीजेपी का जो लीडरशिप है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। आज के दौर में बीजेपी नरेंद्र मोदी के आसपास ही गुजर रही है। आज के दौर में बीजेपी का हर नेता, आज के दौर में बीजेपी का किसी राज्य में अगर कोई मुख्यमंत्री है तो उसे भी पता नहीं कि उसे किस वक्त हटाया जा सकता है। मतलब समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री का महत्व नहीं है। आज के दौर में बस नरेंद्र मोदी से शुरुआत होता है भारतीय जनता पार्टी का कहानी और नरेंद्र मोदी से ही भारतीय जनता पार्टी का कहानी समाप्त होता है। नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए तो उन्होंने एक नियम बनाया कि 75 साल जिनकी उम्र हो जाएगी उन्हें किसी भी प्रकार के राजनीति के पद भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिया जाएगा। मतलब ये परिस्थिति अगर नरेंद्र मोदी 75 साल वाले इसी नियम के कारण लाल कृष्ण आडवाणी को कोई पद नहीं दिया। लाल कृष्ण आडवाणी मंत्री बनना चाहते थे 2014 में, मुरली मनोहर जोशी को भी मंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने अपना ही बनाए गए नियम को तोड़ दिया और ये कहा जा रहा है, पूरी पार्टी ये सफाई दे रही है कि नरेंद्र मोदी 2029 तक प्रधानमंत्री रहेंगे और 2029 में भी नरेंद्र मोदी के नाम पर ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी। मतलब 24 की रणभूमि में तो नरेंद्र मोदी रहेंगे, 29 की रणभूमि जब आएगी तब भी नरेंद्र मोदी के नाम से ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। मतलब जो नियम नरेंद्र मोदी ने बनाया 75 साल का, वो नियम नरेंद्र मोदी पर लागू नहीं होगा। जबकि आरएसएस में जो नियम बनता है वो संघ प्रमुख को भी मानना होता है और आरएसएस प्रमुख वो नियम को पालन करते हैं। संघ जो है वो एक ऐसा संगठन है जहां पर अनुशासन है। लेकिन अब बीजेपी ऐसा हो चुका है जहां से बीजेपी, आज के बीजेपी में आप ये देखेंगे कांग्रेस से भी लोग आ जाते हैं तो उन्हें भी स्वागत की जाती है, मंत्री पद दिया जाता है। आज के बीजेपी में आप ये देखेंगे कांग्रेस से भी लोग आ जाते हैं तो उन्हें भी स्वागत की जाती है, मंत्री पद दिया जाता है। आज के दौर में बीजेपी में जो राजनीति में वसूलें होनी चाहिए, राजनीति में जो वसूल हो, आज के दौर में बीजेपी को बस सत्ता से मतलब है, चुनाव जीतने से मतलब है और यही बातें आरएसएस प्रमुख की नाराजगी के कारण बन सकता है। दूसरी वजह यह है कि संघ से निकले लोगों को लगातार पार्टी में साइडलाइन किया जा रहा है।
नितिन गडकरी का हाल आप देख सकते हैं। नितिन गडकरी से लगातार विभाग छीना गया और नितिन गडकरी को लास्ट में एक विभाग दे दिया। शायद जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बने तो राजनाथ सिंह हो या नितिन गडकरी हो, इन्हें मंत्री भी ना बनाया जाए, ऐसी परिस्थिति भी बन सकती है। तो आरएसएस के लोगों का कहीं ना कहीं बीजेपी में साइडलाइन किया जा रहा है। आरएसएस के लोगों को बीजेपी में महत्व नहीं दिया जा रहा है, ऐसी खबरें हैं और इसी वजह से संघ प्रमुख नाराज है। ये बता दें कि आरएसएस का पीएम के तौर पे पसंद जो है वो नरेंद्र मोदी नहीं थे बल्कि नितिन गडकरी थे। आरएसएस नितिन गडकरी को पीएम बनाना चाहता था। संघ जो है अभी भी ये सोच रहा है कि मान लेते हैं 4 जून का 272 से कम सीटें आती है, 230 240 सीटें आती है, उस परिस्थिति में नितिन गडकरी को संघ पीएम बनाना चाहता है, क्योंकि संघ का पहला पसंद नितिन गडकरी थे, ना कि नरेंद्र मोदी थे। इस चुनाव में भी देखने को मिला कि आरएसएस उतना एक्टिव नहीं है जितना 2014 में था, 2019 में था। मतलब इस चुनाव में आरएसएस उतना एक्टिव नहीं है और ये हैरान करने वाली बात है कि 2024 की रणभूमि में आरएसएस एक्टिव नहीं है। आरएसएस जितना 2019 में एक्टिव था, आरएसएस जितना 2014 में एक्टिव था, 2024 में संघ उस प्रकार से एक्टिव नहीं है। और संघ का एक्टिव ना होना भी नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें बढ़ रहे थे और नरेंद्र मोदी के लिए चुनौतियां बढ़ रही थी। लेकिन आज के समय में नरेंद्र मोदी जो सियासत है वो बेहतर ढंग को समझते हैं और नरेंद्र मोदी को पता है कि राजनीति को किस प्रकार से चलाना है। लेकिन कहीं ना कहीं जेपी नड्डा ने जिस प्रकार का बयान दिया, उस बयान के बाद सियासत कह सकते हैं कि जिस प्रकार का बयान दिया आरएसएस और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, उसका इशारा तो जेपी नड्डा ने दे ही दिया। और ग्राउंड पर भी इस बार देखा जा रहा है कि 2024 में संघ उतना एक्टिव नहीं है जो कि 2019 में था। संघ 2014 में एक्टिव था, वो एक्टिव अब संघ 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं है। और शायद इसी वजह से नरेंद्र मोदी जब मिलने गए तो संघ प्रमुख नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं की। आरएसएस का जो सोच है वो व्यक्ति पूजा में यकीन आरएसएस नहीं करता है, लेकिन आज का बीजेपी जो है व्यक्ति पूजा में यकीन रखता है। आज के बीजेपी की शुरुआत नरेंद्र मोदी से होता है। आज के बीजेपी का जो अंत है, आज के बीजेपी का जो कहानी की शुरुआत अगर नरेंद्र मोदी से होता है तो कहानी का एंड भी नरेंद्र मोदी ही करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आज के बीजेपी के लिए दिन भी नरेंद्र मोदी है, सुबह भी नरेंद्र मोदी है और रात भी नरेंद्र मोदी है। आज के दौर में मोदी सरकार कहा जा रहा है, मोदी का गारंटी कहा जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि भारत का सरकार हो या बीजेपी का सरकार नहीं कहा जा रहा है। आज के समय में अगर आप कैंपेन की आज के दौर में जो बीजेपी का कैंपेन है, बीजेपी की गारंटी नहीं कहा जा रहा है बल्कि नरेंद्र मोदी का गारंटी कहा जा रहा है। आज के समय में पूरा बीजेपी एक व्यक्ति आधारित बन चुका है। इसका कई बार नुकसान भी होता है तो कई बार फायदा भी होता है। जब तक बीजेपी सत्ता हासिल करता है नरेंद्र मोदी के नाम पर तो वो हासिल करता ही रहेगा। लेकिन इसके साथ ही आपको बताते चले, जिस प्रकार से आरएसएस से जुड़े लोगों को साइडलाइन किया जा रहा है पार्टी से, ये भी एक बड़ा वजह हो सकता है कि संघ बीजेपी से इस समय नाराज है। लेकिन परिस्थिति आगे क्या होता है, 4 जून काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। जब आरएसएस पर जेपी नड्डा का ये बयान आता है तो विपक्षी खेमे के जो लोग हैं वो मजा भी ले रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कहीं 4 जून को नरेंद्र मोदी के तीसरी बार सरकार बनने के बाद संघ को बैन ना कर दी। ये उद्धव ठाकरे ने मजाक में उड़ाने की कोशिश किया। लेकिन अब हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और जो अंतिम खबर है हमारा वो है बंगाल। अंतिम खबर है वो वेस्ट बंगाल से जुड़ा है। वेस्ट बंगाल में हुआ क्या और क्यों कोलकाता हाई कोर्ट ने एक साथ 5 लाख से अधिक लोगों का ओबीसी का सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति से प्रभावित होकर अपनी जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है उसी राजनीति के जरिए ममता बनर्जी ने 5 लाख जो है ओबीसी उसी राजनीति के जरिए ममता बनर्जी ने मुस्लिम समाज के लोगों के मुस्लिम के 77 जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया, जिसे लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया और ये मामला अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। कोलकाता हाईकोर्ट ने 2010 से जारी सभी 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया और इसके बाद ममता बनर्जी की तरफ से क्या जवाब आया वो बताएंगे, लेकिन पूरा मामला को आपको बता देते। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण की कहानी
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल से शुरू होती है। जब सेंसर कमेटी का रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में मुस्लिम समुदाय की स्थिति के बारे में बताया गया। रिपोर्ट पर कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों को केवल 3.5% ही मुस्लिम है। इसी आधार को 2010 में पश्चिम बंगाल का वाम मोर्चा की सरकार, तब ममता बनर्जी नहीं थी बल्कि वाम मोर्चा का सरकार चल रहा था, वाम मोर्चा के सरकार ने मुस्लिमों के 53 जातियों को ओबीसी के आरक्षणों के श्रेणी में डाल दिया। ओबीसी आरक्षण के 7% से बढ़ाकर 17% कर दिया। इस वक्त करीब 87.1% मुस्लिम आबादी आरक्षण के दायरे में आ गई। लेकिन 2011 में जब वाम मोर्चा सत्ता से बाहर हो गए तो उनका फैसला कानून नहीं बन सका। फिर तृणमूल कांग्रेस की सरकार आती है, यानी ममता बनर्जी की सरकार आती है। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री बनी और ममता सरकार ने इस सूची को बढ़ाकर 77 कर दिया। 35 नई जातियों को ममता बनर्जी ने जोड़ दिया तुष्टिकरण की राजनीति के जरिए और सूची में जोड़ा गया, जिसमें से 33 मुस्लिम समुदाय की जातियों को साथ ही तृणमूल सरकार ने राज्य में ओबीसी आरक्षण के 60% को बढ़ाकर 17% कर दिया। इसके बाद आगे क्या होता है, बंगाल के 92% 92% मुस्लिमों को आरक्षण का दायरा में आ जाता है। आपको बताते चले कि ममता बनर्जी की सरकार एक और फैसला करती, ओबीसी आरक्षण को दो वर्गों में बांट दिया जाता है। 10% आरक्षण एक वर्ग को दिया जाता है जिसमें अधिकतर जातियां मुस्लिम समुदाय की थी। दूसरे वर्ग को 60% आरक्षण दिया जाता है। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदाय की जातियां शामिल हैं। मतलब 2 वर्गों में ओबीसी आरक्षण को बांट दिया गया। आपको ये बता दें कि ओबीसी आरक्षण को 2 वर्गों में बांटने का ये जो काम है बिहार में भी है, इसके अलावा और भी जगह है। ममता बनर्जी पर अक्सर ये आरोप लगता है कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति के आधार पर ये सब काम करती है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी सूची में जातियों को शामिल करने का जो मानक है उसका भी ध्यान नहीं दिया गया। सीधे शब्दों में कह दे तो 24 की रणभूमि का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है बंगाल, वो बंगाल जहां 42 लोकसभा सीटें हैं। इस बार बंगाल में देखिएगा कि बीजेपी की सीटें पिछली बार से बढ़ जाए और इसकी वजह ममता बनर्जी स्वयं है, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में जो तुष्टीकरण की सियासत की है और अगर बीजेपी इस बार सीटें बढ़ाने में कामयाब होता है तो 2026 जब बंगाल में विधानसभा चुनाव होगा तो ये बातें लिख कर रख लीजिए कि 2026 में जब बंगाल में विधानसभा का इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन को कहीं ना कहीं ममता बनर्जी हारने जा रही है और ममता बनर्जी शायद ये सोच भी नहीं सकती है। पिछली बार भी अगर बंगाल का एलायंसेस को देखें, इन टॉक पर वीडियो होगा, उस वीडियो को देख लीजिए। जो बीजेपी हारी है करीबन 100 से ज़्यादा सीटों पर 100 या 200 वोटों से हारी है। सीधे शब्दों में कहिए तो पिछली बार ही बीजेपी जीत चुकी थी बंगाल की रणभूमि को, लेकिन इस बार बंगाल और ज़्यादा चौंकाने वाला परिणाम 4 जून को दे सकता है। और ममता बनर्जी पर जो तुष्टीकरण के सियासत करने का आरोप लगता है, वो सियासत कहीं ना कहीं बंगाल में ममता बनर्जी का नैया को डुबा देगा और ममता बनर्जी जो सोची भी नहीं होगी वो बंगाल में होने जा रहा है। मैंने आपको कहा था साउथ के दरवाजे इस बार खुलेंगे, दक्षिण भारत से सीटें बढ़ेगी और यकीन मानिए 4 जून को इंतजार कीजिए, दक्षिण भारत से सीटें बढ़ेगी। लेकिन बीजेपी के जो महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा 2024 की रणभूमि में, वो बंगाल रहेगा। बंगाल में इस बार पिछली बार से ज़्यादा सीटें मिलेगा और मैं पहले ही बता देता हूँ कि अगर इस बार 4 तारीख को बंगाल में बीजेपी को पिछली बार से ज़्यादा सीटें मिलेगा तो मान के चलिए कि 2026 में बीजेपी की सरकार बंगाल में बन जाएगी। और अमित शाह ने कहा था बीजेपी के लिए सबसे बेहतर दिन वो दिन आएगा जब बंगाल और केरला में बीजेपी का सरकार बन जाएगा। बंगाल में इस बार सीटें तो बढ़ेगा, अगर बंगाल में लोकसभा की सीटें बढ़ेगा, लेकिन केरला में भी बीजेपी का खाता खुलेगा और यहाँ से बीजेपी का जो प्लान होगा वो शायद अब दक्षिण विजय का होगा। और बीजेपी अगर दक्षिण के 129 सीटों में 30 से 40 सीटें भी जीत जाता है तो बीजेपी का अगले 5 साल का पूरा फोकस साउथ की ओर ही रहेगा, क्योंकि बीजेपी को जिन हिंदी पट्टी के राज्यों में कहते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये जितने सारे राज्य जिसे आप हिंदुत्व की कह सकते हैं, हिंदुत्व की ज़मीन है, राजस्थान को भी जोड़ दीजिए, इन जगहों से बीजेपी को सब कुछ मिल चुका है। यहाँ से बीजेपी को कुछ नहीं मिलने वाला है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। इन राज्यों से बीजेपी को सीटें बढ़ेगा नहीं। बीजेपी के लिए कहाँ मौका हो सकता है? दक्षिण में मौका हो सकता है, क्योंकि वहाँ 129 सीटें। अगर दक्षिण में बीजेपी मजबूत हो जाती है तो बीजेपी लंबे अरसे तक देश
के सत्ता में राज करेगी, लेकिन 24 की रणभूमि अगर बीजेपी जीतती है तो विपक्ष तो आप समझ लीजिए समाप्ति के कगार पे पहुंच जाएगा। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को बस यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए, और इसके साथ ही फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, और ट्विटर पर भी आप वीडियो आने लगा ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए, और ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़िए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।